हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम लोग डिस्कस करेंगे टीजीटी पीजीटी होम साइंस का दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये है अनाज और तृणधान्य। ठीक है, इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस हमेशा आते ही आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए डिस्कस करते हैं अनाजों के बारे में। तृणधान्य की उत्पत्ति यूनानी भाषा के सीरीज शब्द से हुई है। किससे? सीरीज शब्द से। प्रत्येक तृणधान्य की संरचना में मुख्यतः 3 भाग पाए जाते हैं। कितने भाग? 3 भाग। ठीक है, सभी अनाजों के दानों की संरचना लगभग एक सी होती है। प्रत्येक दाने की बनावट, आकार तथा कुछ गुण अलग होते हैं, लेकिन इनकी संरचना एक जैसी होती है और इन सभी अनाजों में 3 भाग में पाए जाते हैं। चलिए देखते हैं अनाज के दानों के भाग। तो सबसे पहले है भूसी। सभी अनाज के दानों की ऊपरी परत जो है भूसी, जिसे कि हम लोग ब्रैन कहते हैं, भूसी की बनी होती है। इसको बाह्य आवरण भी कहते हैं। किसको? भूसी को बाह्य आवरण भी कहते हैं। इसमें सबसे अधिक क्या पाया जाता है? तो इनमें सेल्यूलोज, सबसे अधिक सेल्यूलोज पाया जाता है और इसका उपयोग खाने में नहीं किया जाता। जैसे कि फ्रेंड्स देखिए, धान हो गया, जौ हो गया, इसको कूट कर हम लोग इसके अनाज को अलग कर लेते हैं और भूसी को अलग कर लेते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं एल्यूरोन परत। दूसरा है एल्यूरोन परत। यह परत दानों के बाहरी परत के ठीक नीचे रहती है। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें फास्फोरस, रेशा तथा थायमिन की मात्रा जो है वो अधिक होती है। भूसी में किसकी मात्रा अधिक होती है? तो सेल्यूलोज की मात्रा अधिक होती है। और एल्यूरोन परत में फास्फोरस, रेशा और थायमिन की मात्रा अधिक होती है। यह परत अनाज भार का कितना परसेंट होता है? पूरे अनाज भार का 4% होता है। ठीक है, आगे देखते हैं भ्रूणपोष। दाने का आंतरिक भाग भ्रूणपोष कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, दाने का आंतरिक भाग भ्रूणपोष कहलाता है। यह दाने का मुख्य भाग होता है। तो ध्यान दीजिएगा, दाने का मुख्य भाग क्या है? भ्रूणपोष। इसमें किसकी अधिकता होती है? तो इसमें कार्बोज की अधिकता होती है और यह अनाज भार का कितना परसेंट होता है? 52%। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम लोग भ्रूण किसे कहते हैं? तो भ्रूण अनाज के दानों में भ्रूणपोषस क्यूटेलम द्वारा जुड़ा रहता है, जिससे भ्रूण एवं भ्रूणपोष में भोज्य तत्वों का आदान प्रदान होता रहता है। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आगे देख लेते हैं अनाज का ऊर्जा मूल्य। सभी अनाजों का कैलोरी मूल्य एक समान होता है। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि सभी अनाज का कैलोरी मूल्य एक समान होता है। देखिए, 1 ग्राम कार्बोज से 4 कैलोरी ऊर्जा हमें मिलती है। 1 ग्राम कार्बोज से 4 कैलोरी ऊर्जा हमें मिलती है। आगे देख लेते हैं अनाजों में 60 से 80% तक कार्बोज तथा 11%, कितना परसेंट? 11% क्या होता है? वो प्रोटीन का होता है। ठीक है, इसका मतलब हमें अनाजों से कार्बोज अधिक मिलता है। आगे देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स, ये है एक अनाज का दाना। इससे हम लोग अच्छे से समझ सकेंगे। देखिए, ये देखिए, ये फ्रेंड्स देख रहे हैं, ये है भूसी का आवरण। भूसी का आवरण जिसको कि कूट कर या मशीन द्वारा निकाल दिया जाता है और इसके अंदर क्या एल्यूरोन की जो है ये परत है। और देखिए, ये भ्रूणपोष, इसी में जो है अनाज अपना भोजन स्टार्च के रूप में संग्रहित करके रखता है। ठीक है, पौधे अपना भोजन स्टार्च के रूप में संग्रहित करके रखते हैं। तो अनाज में कहाँ भोजन संग्रहित रहता है? तो भ्रूणपोष में। इंपॉर्टेंट पॉइंट, भ्रूणपोष में अनाज का कार्बोज जो है वह संग्रहित रहता है। और ये देखिए स्कूटलम वाला पार्ट, इसी से जो है यहाँ से यहाँ तक भोजन का आदान प्रदान होता है। और ये जनन कोशिका, यहाँ से नए अनाज की उत्पत्ति होती है। ये जनन कोशिका है। ठीक है, जनन कोशिका का ये भ्रूण है। आगे देखते हैं तो
सबसे पहले, अब ये हम लोगों ने अनाज के बारे में देखा, अब हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे गेहूं के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, गेहूं के प्रकार कौन कौन से हैं, चलिए एग्ज़ाम में कभी कभी पूछ लेता है। तो देखिए, पिस्सी, शरबती, 3077, सोनालिका, सोना कल्याण, मालवी, मैक्सिन और चंदौसी, ये सारे गेहूं की किस्में हैं। ठीक है, और ये अच्छे से याद कर लीजिएगा, इसमें से कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ लेता है कि ये किसके प्रकार है। तो ये सारे नाम हैं, ये गेहूं के प्रकार है। ठीक है, गेहूं में उपस्थित प्रोटीन के आधार पर गेहूं को 2 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से? विट्रियस गेहूं और मियली गेहूं। ये गेहूं के 2 प्रकार हैं। आगे देखते हैं विट्रियस गेहूं से क्या क्या बनता है। तो ब्रेड, बिस्किट, केक तथा बेकरी, ये सारी चीज़ें किससे बनती हैं? तो ये विट्रियस गेहूं से बनती हैं। और मियली गेहूं से आटा, मैदा, दलिया और सूजी, तो ये मियली गेहूं से बनते हैं, ये याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं गेहूं का पोषण मूल्य। तो गेहूं का पोषण मूल्य में सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रोटीन को। एक स्वस्थ व्यक्ति प्रतिदिन में 250 से 300 ग्राम गेहूं का उपयोग करता है, चाहे भी जिस रूप में। गेहूं में 9 से 12% तक क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। गेहूं में पाया जाने वाला प्रोटीन क्या कहलाता है? ग्लूटीन कहलाता है। तो देखिए, गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो ग्लूटीन प्रोटीन पाया जाता है। इसके अतिरिक्त ग्लाइडिन प्रोटीन भी मिलता है। उच्च गुणवत्ता वाले गेहूं में 10 से 14% तक तथा निम्न गुणवत्ता वाले में 8 से 9% तक प्रोटीन रहता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। सूजी में 4% तथा मैदा में 10% प्रोटीन जो है वो पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। कार्बोज के बारे में देख लेते हैं। गेहूं में कार्बोज स्टार्च के रूप में संग्रहित रहता है। गेहूं में जो कार्बोज है वो स्टार्च के रूप में हमें मिलता है। कितना रहता है? तो 60 से 80% तक हमें कार्बोज गेहूं से मिलता है। आगे देख लेते हैं वसा। गेहूं में वसा की मात्रा कितनी होती है? 1.5 ग्राम प्रति 100 ग्राम। ठीक है, यानी 1.5 ग्राम प्रति 100 ग्राम में वसा की मात्रा जो है वो थोड़ी कम मिलती है गेहूं से। आगे देख लेते हैं। गेहूं में थाइमिन तथा निकोटिनिक अम्ल पर्याप्त मात्रा में उपस्थित रहता है, परंतु मशीन से पिसने के कारण विटामिनों का कुछ हद तक जो है वो नाश हो जाता है। विशेषकर मैदा में थाइमिन का नाश सर्वाधिक होता है। तो थाइमिन का नाश, सबसे ज़्यादा थाइमिन का नुकसान जो होता है वो किस में होता है? वो मैदे में होता है। आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। आटे से चोकर फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि चोकर के साथ लोहा, थाइमिन तथा फास्फोरस ये सारे निकल जाते हैं, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं चावल। विश्व में भोजन के रूप में चावल का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। मतलब कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा किस अनाज का उपयोग किया जाता है? तो वह है चावल। आगे देखते हैं। चावल जो है एक सुपाच्य भोजन है। ठीक है, अब देखते हैं चावल की किस्म। अम्बे मोहर, मुल्लन कझामा, गोविंदो भोग, सिरगा सांबा, मुश्क बुज्जी, रांधुनी पागोल, चखाओ अमूबी, बासमती और जीरा 32, ये सारे जो है चावल की किस्में हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। भारत में जो है धान से चावल 2 प्रकार से तैयार किए जाते हैं। पहला अरवा चावल, दूसरा उसना या फिर सेला चावल। इसमें पहले धान को सुखाकर कूटा जाता है। किसमें? अरवा चावल में। अब सेला चावल में इसमें धान को 1-2 दिन पानी में भिगोकर फुलाकर छानकर उबाल लिया जाता है। ठीक है, इसके बाद इसको सुखाया जाता है, फिर इसे कूटा जाता है और चावल निकाला जाता है। इस तरह से जो है चावल 2 प्रकार से तैयार किया जाता है। आगे देखते हैं। पोषण मूल्य। चावल में
6 से 7% तक प्रोटीन मिलता है। इसका प्रोटीन जो है वो ग्लूटेलिन, गेहूं का प्रोटीन ग्लूटीन था और चावल का प्रोटीन क्या है, ग्लूटेलिन होता है। ठीक है, चावल में कार्बोज स्टार्च के रूप में रहते हैं जो कि एमाइलेज और एमाइलोपेक्टिन। ठीक है, कार्बोज के 2 रूप मिलते हैं चावल में, कौन कौन से, एमाइलेज और एमाइलोपेक्टिन। नए चावल में एमाइलेज की मात्रा अधिक तथा एमाइलोपेक्टिन की मात्रा कम, और पुराने हो जाने पर चावल में एमाइलेज की मात्रा कम तथा एमाइलोपेक्टिन की मात्रा जो है वह अधिक हो जाती है। ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा। आगे देखते हैं मक्का। ठीक है, मक्के के बारे में देख लेते हैं। ताजे मक्के में 5.5% प्रोटीन तथा सूखे मक्के एवं मक्के के आटे में 11% प्रोटीन जो है वह मिलता है। मतलब कि सूख जाने पर मक्के का जो प्रोटीन वैल्यू है वो बढ़ जाता है। मक्के के प्रोटीन को प्रोलामीन कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, मक्के के प्रोटीन को क्या कहते हैं, प्रोलामीन कहते हैं। आगे देख लेते हैं। मक्के के प्रोटीन को प्रोलामीन कहते हैं। इसमें ल्यूसीन अमीनो अम्ल मिलता है। तो प्रोलामीन में कौन सा अम्ल मिलता है, तो ल्यूसीन। प्रोलामीन में ल्यूसीन अमीनो अम्ल जो है प्रोटीन की इकाई है। ठीक है, इसीलिए प्रोलामीन की इकाई क्या है, ल्यूसीन अमीनो अम्ल मिलता है। ताजे मक्के में 25% तथा सूखे मक्के में 66% कार्बोज स्टार्च के रूप में उपस्थित रहता है। यहाँ पे भी देख लीजिए, जो है सूख जाने पर मक्के की जो है वो कार्बोज वैल्यू वो बढ़ जाती है। सूखे मक्के में 3.6% तथा ताजे मक्के में 8% वसा उपस्थित होता है। मक्के में विटामिन ए सबसे अधिक मिलता है। तो विटामिन ए सबसे अधिक किसमें मिलता है, तो मक्के में। इसी कारण इसका रंग पीला होता है। मक्का अधिक उपयोग करने से पैलाग्रा रोग हो जाता है, क्योंकि इसमें नियासिन का अभाव होता है। इसीलिए मक्का का अधिक उपयोग करने पर पैलाग्रा रोग हो जाता है। तो यहाँ पर एक पॉइंट ये भी निकल के आ गया कि पैलाग्रा रोग किसकी कमी से होता है, तो नियासिन की कमी से पैलाग्रा रोग होता है। आगे देख लेते हैं दालें तथा फलियां। दालें तथा फलियां। ठीक है, दाल प्रोटीन प्राप्ति का उत्तम साधन है। दालों में 18 से 42% तक प्रोटीन जो है वो उपस्थित रहता है। सोयाबीन में प्रोटीन सबसे अधिक पाया जाता है। कितना, 43%। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पे ये भी नोट कर लीजिएगा कि जंतु जगत और वनस्पति जगत, अगर इन दोनों में कंपेयर किया जाए तब भी सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन मिलता है। दालों के प्रमुख प्रोटीन को ग्लोब्यूलिन कहते हैं। तो दालों में मिलने वाले प्रोटीन को क्या कहते हैं, ग्लोब्यूलिन। दालों में मिलने वाला प्रोटीन ग्लोब्यूलिन कहलाता है। ठीक है, दालों में लाइसिन तथा थ्रियोनिन पाया जाता है। दालों में कार्बोज स्टार्च के रूप में कितना संग्रहित रहता है, तो 55 से 61% तक संग्रहित रहता है। आगे देख लेते हैं। दालों में थायमिन, विटामिन B1 एवं नियासिन अधिक मात्रा में उपस्थित रहता है। दालों में विटामिन C नहीं मिलता है। तो दालों में क्या नहीं मिलता है, तो ध्यान दीजिएगा, विटामिन C दालों में नहीं मिलता है। अब आगे देखते हैं दाल के विषैले तत्व कौन कौन से हैं। हीमोग्लूटिनिन्स, अल्फा एमाइलेज, क्राइमोट्रिप्सिन, एल्केलाइड्स, सैपोनिन, ग्लाइट्रोजन, केसारी दाल का टॉक्सिन। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिए। केसारी दाल का टॉक्सिन, देखिए केसारी दाल के टॉक्सिन से लेथाइरिजन रोग जो है वह उत्पन्न हो जाता है केसारी दाल के टॉक्सिन से। भिगोने, पकाने और अंकुरित करने तथा खमीरीकृत करने की प्रक्रिया में
दालों में जो उपस्थित सभी प्रकार के विषैले तत्व क्या हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं या फिर नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए कच्चे दालों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, या तो उन्हें भिगोना चाहिए, पकाना चाहिए और अंकुरित करना चाहिए। इससे जो है उनके विषैले तत्व निष्क्रिय हो जाते हैं या फिर नष्ट हो जाते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों को मिलते रहें। आगे देखते हैं हम लोग सोयाबीन के बारे में। सोयाबीन दाल के अंतर्गत आता है, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, सोयाबीन किसके अंतर्गत आता है, तो वो दाल के अंतर्गत आता है। इसमें सर्वाधिक प्रोटीन कितना परसेंट पाया जाता है, अभी मैंने बताया 43% प्रोटीन पाया जाता है। वसा 20% वसा मिलती है। इसमें मांस की अपेक्षा दोगुनी, देखिए ध्यान दीजिए, मांस की अपेक्षा दोगुनी तथा अंडे और अनाजों की अपेक्षा 4 गुना, कितना 4 गुना प्रोटीन पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, सोयाबीन चीन से लाया गया है, यानी सोयाबीन की उत्पत्ति सबसे पहले कहाँ हुई थी, तो चीन में हुई थी। आगे देख लेते हैं। सोयाबीन में 3 प्रकार के प्रोटीन मिलते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। कौन कौन से, ग्लाइसिनिन, लिग्यूमेलिन और फैसिओलिन। ये 3 प्रोटीन जो है वो सोयाबीन में पाए जाते हैं, इसीलिए इसका प्रोटीन वैल्यू बहुत ज़्यादा है। आगे देख लेते हैं। सोयाबीन में विटामिन ए तथा राइबोफ्लेविन भी पाया जाता है। इसमें विटामिन सी नहीं मिलता है, तो सोयाबीन में क्या नहीं मिलता, विटामिन सी नहीं मिलता है। इसमें विटामिन ए, विटामिन B1, B2 तथा नियासिन भी मिलता है। सोयाबीन में 17 से 20% तक जो है वो फैट यानी कि वसा पाया जाता है। इसमें असंतृप्त वसीय अम्ल अधिक होता है। कौन सा वसीय अम्ल, असंतृप्त वसीय अम्ल अधिक होता है। सोयाबीन की पाचनशीलता कम होती है, ठीक है, इसको पचने के लिए किसी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। सोयाबीन में स्टार्च की मात्रा बहुत कम होती है, परंतु इसका कैलोरी मूल्य अधिक होता है। देखिए ध्यान दीजिए, स्टार्च की मात्रा तो कम होती है लेकिन कैलोरी मूल्य जो है वो ज़्यादा होता है। 100 ग्राम सोयाबीन से 432 कैलोरी ऊर्जा जो है वह प्राप्त होती है। आगे अब चलिए फ्रेंड्स, थ्योरी सेक्शन ओवर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे, देखिए वनस्पति जगत से प्राप्त भोज्य पदार्थ कौन कौन से हैं बताइए। तो वनस्पति जगत से प्राप्त दालें, फलियां और सब्जियां। इस तरीके से बी ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं, गेहूं में पाए जाने वाला प्रोटीन। गेहूं में पाए जाने वाला प्रोटीन क्या कहलाता है, अभी हम लोगों ने देखा, तो ग्लूटीन, ठीक है। धान के कुट जाने से पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाते हैं। धान के कुट जाने से पौष्टिक तत्व कौन कौन से नष्ट हो जाते हैं, तो राइबोफ्लेविन और विटामिन ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गेहूं में से अमीनो एसिड का अभाव रहता है। कौन से अमीनो एसिड का अभाव रहता है, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, तो लाइसिन। गेहूं में लाइसिन अमीनो एसिड का अभाव रहता है। गेहूं में कितनी प्रोटीन पाई जाती है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गेहूं में कितनी प्रोटीन पाई जाती है, तो 9 से 12% प्रोटीन गेहूं में पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। गेहूं के भ्रूणपोष में अधिकांश मात्रा में मिलता है। तो भ्रूणपोष में क्या मिलता है अधिकांश मात्रा में, तो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था, स्टार्च अधिकांश मात्रा में भ्रूणपोष में मिलता है। दालों में कौन सा अमीनो एसिड नहीं होता है, तो दालों में कौन सा अमीनो एसिड नहीं होता है, तो आइसोल्यूसिन अमीनो एसिड दाल में नहीं मिलता है। एक प्रौढ़ व्यक्ति को प्रतिदिन कितनी मात्रा में दाल लेनी चाहिए, तो एक प्रौढ़ व्यक्ति को दिन में 60 से 70 ग्राम दाल जो है लेनी चाहिए। आगे देखते हैं, दालों में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता। अभी हम लोगों ने देखा, तो दालों में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। लास्ट क्वेश्चन है, मक्के में प्रोटीन होता है, तो मक्के में कितना प्रोटीन होता है, तो मक्के में 100 ग्राम मक्के में 11 ग्राम प्रोटीन जो है हमें मिलता है। तो यहीं पे ख़त्म हो जाता है हमारा आज का टॉपिक। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
थैंक यू।